एपिसोड 81 टू 85। प्यार है मुझ में तुम्हारे लिए, तभी तो इतनी बार टूटा और फिर भी तुम्हें चाहता रहा। लेकिन अब तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो, किसी और के साथ जिंदगी की। उसका स्वर भारी था, आंखें लाल। हाँ, मनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुमसे ज्यादा मेरी जरूरत अब सुकून है। वो जो तुम्हारे साथ रहते हुए कभी नहीं मिला। इस बार कार्तिक बिल्कुल शांत हो गया। वो उसे देखता रहा, बस देखता रहा। और फिर बिना कुछ कहे रूम से बाहर चला गया। दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हुआ। मनिका वही जमीन पर बैठ गई, उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। पर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये उसका फैसला था, खुद के लिए खड़े होने का। वहीं दूसरी ओर, राहत ईशानी के रूम में। ईशानी चुपचाप उसे बैठा चुकी थी और दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा पसरा हुआ था। ईशानी बिल्कुल शांत थी। ये देखकर राहत बड़े ही प्यार से बोली, ईशु यार, तू मुझसे नाराज है? ईशानी उसे घूर कर देखी और फिर मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए ना। मेरी इतनी प्यारी दोस्त, जिसे मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ, वह मेरे भाई से शादी कर ली और मुझे कानों कान खबर तक नहीं लगने दी। वह इतना महान काम की है, मुझे तो उसे इनाम देना चाहिए और लोगों के सामने उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही कह रही हूं ना मैं? ये सब कहते हुए कभी ईशानी राहत के ऊपर गुस्सा करती तो कभी वह इतना मासूम चेहरा बना लेती कि उसे देखकर राहत खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सकी। लेकिन राहत उसकी बात सुनकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अरे यार, इतना गुस्सा क्यों हो रही है यार? हाँ, माना कि मैंने तेरे भाई से शादी कर ली, पर तुझे पता है ना, मुझे कोई शौक नहीं था तेरे भाई से शादी करने का। ईशानी उसकी बात सुनकर अजीब नजरों से उसे देखते हुए बोली, तो क्या तुम मेरे भाई को पसंद भी नहीं करती? यहाँ तक कि तू तो उनसे दूर रहती थी, नफरत करने लगी थी। लेकिन मेरे भाई ने ही तुझे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया। कहा कि तुम शादी करोगी तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हें किसी सच से रूबरू कराऊंगा, कोई सरप्राइज दूंगा। ईशानी की कहानी एक एक बातें सुनकर राहत की आंखें हैरानी से फैल गए। वह उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, ईशु, तुझे कैसे पता यही सब सच है? ईशानी गुस्से से उसको डांटते हुए बोली, झूठी लड़की, अब झूठ मत बोल। मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि तुम मेरे भाई को शुरू से ही पसंद करती है, पर भाई तुझे रिजेक्ट करते थे। शायद तूने इसीलिए भाई को इग्नोर करना शुरू कर दिया है ना? सही कह रही हूं ना मैं? ये कहते हुए ईशानी मुस्कुरा रही थी। वहीं राहत मुंह बनाते हुए अपने मन में बोली, बुद्धू लड़की, मैं तुम्हारे उस चिलगोजा भाई के पीछे पड़ूंगी। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए। पर हाँ, पड़ी थी ना। वह राहत पड़ी हुई थी तुम्हारे पागल भाई के पीछे। और अगर मुझे तुम्हारे भाई से सच नहीं जानना होता ना, तो मैं उससे कभी भी शादी नहीं करती। तुझे क्या बताऊं, तू नहीं समझ पाएगी। राहत अपने ही मन में चल रहे हैं उधेड़बुन में फंसी हुई थी। ईशानी राहत को हिलाते हुए बोली, ओ मैडम, कहाँ खो गई? कहीं मेरे भाई की यादों में तो नहीं खो गई? राहत उसे घूरते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है समझी। ईशानी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तेरी नाम में तेरा हाँ छुपा हुआ है। राहत गुस्से में बोली, अब तुझे मैं क्या ही बोलूं? ईशानी उसे घूरते हुए बोली, हाँ हाँ, कुछ मत बोल। ऐसे ही मुझे सरप्राइज देती रहे रोज, झटके पर झटका लगा मुझे है। वह सब छोड़, अब तो तेरी शादी मेरे भाई से हो गई। अब ये बता, मैं तुझे राहत बुलाऊं या फिर भाभी? राहत उसकी तरफ देखकर बोली, सुन, चाहे भले ही मेरी शादी तेरे भाई से हो गई, पर हम दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं। इसलिए तू मुझे राहत ही बुलाएगी। वैसे भी मुझे ये भाभी शब्द नहीं पसंद। ये कहते हुए राहत अजीब सा मुंह बना रही थी। तभी ईशानी उसे पीछे से पकड़ते हुए बोली, ओ मैडम, पर तुम तो मेरी भाभी हुई, क्योंकि भाई तो मुझसे बड़ा है। और तुझे जब भाभी नहीं पसंद तो मैं तुझे जरूर भाभी ही बुलाऊंगी। ये कहते हुए ईशानी मुस्कुरा रही थी। वहीं राहत उसे मारते हुए बोली, ईशानी की बच्ची, तू मुझे जानबूझकर परेशान कर रही है ना? ईशानी हंसते हुए बोली, अरे अरे, तू मुझे मार क्यों रही है यार? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा चल, मुझे गुस्सा होना चाहिए और तू मुझे मार रही है। ये काम तो मुझे करना चाहिए। इतना कहते हुए ईशानी वही रखे पिलो को उठाए और राहत की तरफ चलने लगी। दोनों ही अब पिलो फाइट करने लगे थे। कुछ ही देर में पिलो में से रुई निकलकर रूम में चारों तरफ बिखर गए। तभी राहत और ईशानी दोनों ही थक गए और बेड पर एक साथ लेट गए और तेज तेज हंसने लगे। ईशानी राहत को देखकर बोली, अरे यार, तू तू देख, तेरा क्या हाल हो गया है। एक तो तेरा शादी का जोड़ा और उस पर पूरी यह वाइट रुई फैल गया है।
राहत उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ, मुझे वैसे भी इसमें बहुत भारी महसूस हो रहा है। ईशानी ये सुनकर बोली, तू जाकर चेंज कर ले। राहत मुंह बनाते हुए बोली, पर मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है यार। मैं तो तेरे भाई के साथ शादी करके चुपचाप यहाँ चली आई। ईशानी यह सुनकर बोली, बस इतनी सी बात। मैं तुझे ड्रेस दे देती हूँ। पर फिर कुछ सोचते हुए ईशानी बोली, एक मिनट, मुझे जहां तक लगता है, भाई ने तुझसे शादी की है तो जरूर भाई ने सारे इंतजाम किए होंगे। तो एक बार रूम में जाकर चेक करना, जरूर भाई ने तेरे लिए ड्रेस भी रखा होगा। ईशानी उसकी तरफ देखकर बोली, तेरा भाई कुछ इंतजाम करेगा। वह चपड़ गंजू, उसके बस का कुछ नहीं है। ईशानी राहत को गुस्से से देखकर बोली, ओह हेलो, मेरा भाई कोई चपड़ गंजू नहीं है। माय ब्रदर इज सो स्मार्ट। कॉलेज की सारी लड़कियां मरती हैं उस पर। राहत मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, काव्या जैसी ही होगी जो मरती होगी तेरे भाई पर। ये सुनकर ईशानी भी हंस पड़ी। ईशानी हंसते हुए बोली, क्या यार, तूने काव्या का चेहरा देखा था उस वक्त? सच में, मुझे उसे देखकर बहुत हंसी आ रही थी। बड़ी मासूम प्यारी बनती थी। उसे क्या लगा था, मासूमियत का मुखौटा पहनकर भाई उसकी जाल में फंस जाएगा। आज देखो, खुद ही रोती हुई यहाँ से गई है। आई थी मेरी भाभी बनने चुड़ैल कहीं की। मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरी दोनों भाभियाँ बेस्ट मिली हैं। अच्छा चल, जाकर जल्दी से रेडी हो जा। मेरा भाई बेचैन हो रहा होगा अपनी नई नवेली बीवी के साथ रोमांस करने के लिए। राहत उसके हाथ पर मारते हुए बोली, बेशर्म लड़की, ऐसी बातें मत किया कर, और हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है तेरे भाई के साथ रोमांस करने का। अगर मुझे रोमांस करना ही होगा, तो मैं अपने सपनों के शहजादे के साथ करूंगी, ना कि तेरे सड़ू भाई के साथ। ईशानी तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली, सुन, ये बात मेरे सामने बोल दी है, भाई के सामने मत बोलना। वरना कहीं भाई भड़क गए तो पूरी रात तुझे सोने नहीं देंगे। वैसे भी, मैं जहां तक जानती हूं अपने भाई को, वह आज की रात तो तुझे सोने तो बिल्कुल नहीं देंगे। ये कहते हुए ईशानी ने राहत के कंधे से अपना कंधा टकरा दिया। जिस पर राहत उसके कंधे पर मारते हुए बोली, तुझसे तो बात ही करना बेकार है। मैं जा रही हूँ। इतना कह राहत उठी और वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं ईशानी राहत को जाते देख तेज आवाज में बोली, हाँ हाँ, जा। जल्दी जा। तेरा भी मन कहाँ लग रहा होगा भाई के बिना। राहत गुस्से से घूर कर देखी और फिर मुंह बनाते हुए बोली, तुझे तो मैं देख लूंगी बेटा। मेरे भी दिन आएंगे, फिर मैं तुझे बताऊंगी। ईशानी अभी भी हंसते हुए झांसी की रानी बनकर वहां से अपने रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ काव्या माया जी के साथ घर पहुंची तो हॉल में दादाजी और दादी जी दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह दोनों राहत और मनिका की शादी को लेकर बहुत खुश थे। वहीं काव्या और माया जी के साथ निकिता और रीमा जी भी थीं। वह लोग जब ये सुने तो उन सब के तो सीने पर सांप लौट गया और गुस्से से आग बबूला हो उठी। पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थीं। गुस्से में तेज कदमों के साथ वह सभी वहां से अपने अपने रूम में चली गईं। उन्हें जाते देख दादाजी अजीब तरह से मुंह बना लिए और फिर दादी जी के साथ अपने रूम में चले गए। काव्या रूम में आई तो गुस्से में सारे सामान को तोड़फोड़ करने लगी। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, नहीं, 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 ऐसा कैसे हो सकता है? मोक्ष कैसे उस राहत से शादी कर सकता है? वह सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। उसके साथ अगर कोई सबसे अच्छा लगता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरे अलावा उसकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। कोई भी नहीं। मैं ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा मोक्ष किसी और के करीब जाए। मैं छोड़ूंगी नहीं राहत को। तुमने ठीक नहीं किया राहत। तुमने मेरी जगह ले ली है ना। मैं तुम्हें अपने मोक्ष की लाइफ से बाहर निकाल कर ही दम लूंगी। ये कहते हुए वह गुस्से में अपने बालों को नोचने लगी और सारे सामान को तोड़ने लगी। तभी माया जी वहां आई और अपनी बेटी का ये हाल देखकर जल्दी से रूम का डोर बंद कर दिया। फिर उसके पास जाकर उसे शांत करते हुए बोली, काव्या, शांत हो जा बेटा। ये क्या कर रही है? तुझे चोट लग जाएगी। काव्या गुस्से में बोली, नो मॉम। नो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतने सालों से प्यार करती थी मोक्ष से। बचपन से मैंने उसके लिए सपने देखे हैं। ऐसे में कैसे मोक्ष राहत से शादी कर सकता है? वह सिर्फ मेरा है मॉम, सिर्फ मेरा। मुझे मेरा मोक्ष चाहिए मॉम, मुझे मेरा मोक्ष चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे आप ये करोगी, पर आपको ये करना होगा। मुझे मेरा मोक्ष चाहिए। ये कहते हैं, काव्या माया जी की बाहों में झूल गई। माया जी अपनी बेटी का ये हालत देख घबरा गई।
वह जल्दी से काव्या को बेड पर लिटा दी और उसके गालों को थपथपाते हुए बोली, काव्या, काव्या बेटा, काव्या बेटा, संभालो खुद को। ऐसे तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारा मोक्ष दिलाऊंगी। राहत तो क्या, कोई भी तुम्हें मोक्ष से अलग नहीं कर सकता। मैं उस राहत को मोक्ष की लाइफ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी और तुम्हें मोक्ष की लाइफ में एंट्री करा दूंगी। ये तुम्हारी माँ का तुमसे वादा है बेटा। खुद को संभालो बेटा। ये कहते हुए माया जी की आंखों में गुस्सा उतर आया था। उन्हें अब किसी भी हाल में अपनी बेटी के लिए खुशियां ढूंढनी थी। वह अपने मन में बोली, पहले इस राहत की माँ ने मुझसे मेरी खुशियां छीनी और अब इस राहत ने मेरी बेटी की खुशियां छीन ली। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। जैसे उसकी माँ से उसकी खुशियां छीन ली थी, वैसे ही इसकी बेटी से भी इसकी खुशियों को छीन लूंगी मैं। ये कहते हुए माया जी गुस्से से लाल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में रेशमा आज ऑफिस गई थी। ऑफिस पहुंचने के बाद उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा जिससे वह गुस्से से बौखला उठी थी। वह केबिन में पहुंचकर केबिन के सारे सामान को तोड़फोड़ रही थी। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, शेर, रंजीत का बच्चा मरने के बाद भी सब कुछ बर्बाद कर गया है। न जाने इसमें ये सब कब किया इसने। उसने मिस्टी की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और उसकी इस तरह से उसका बिल बनवाया कि अगर कल को वह मर भी गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। असल में आज रेशमा ऑफिस आई थी तो वह वकील साहब को बुला ली थी ताकि वह उनसे कुछ डिस्कस कर सके। तभी उसे वकील साहब ने बताया कि रंजीत सर ने अपनी एक बिल बनाई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी यह सारी प्रॉपर्टी जब तक वह जिंदा हैं तब तक उनके नाम रहेगी और उनके मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। ये सुनते ही रेशमा चौंक गई थी। वह हड़बड़ाते हुए वकील से बोली कि मैं तो रंजीत की वाइफ हूं, तो मेरा भी तो हक बनता है। जिस पर वह वकील बोला, सॉरी मैडम, पर उन्होंने साफ कहा था कि यह प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उनकी रहेगी। इसके अलावा अगर वह नहीं रहते हैं तो वह ट्रस्ट में चली जाएगी। ये सब सुनते ही रेशमा पागल सी हो गई थी। उसे नहीं लगा था कि रंजीत को रास्ते से हटाने के बाद उसे यह झटका लगेगा। अगर उसे पता होता कि रंजीत यह सब कुछ कर चुका है, तो वह पहले रंजीत से उसकी प्रॉपर्टी लेती, उसके बाद उसे मौत के घाट उतारती। रेशमा अपने बालों को नोचते हुए बोली, क्या करूं मैं? मुझे किसी भी हाल में इस रंजीत को जिंदा रखना होगा। पर वह तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने तो उसे मारकर दफना दिया है। असल में रेशमा ने रंजीत की लाश को वही बंगले के बैकयार्ड में गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया था। ये काम उसके साथ उसका पार्टनर ने किया था। रेशमा ने इसलिए सब किया कि अगर रंजीत की लाश यहाँ बंगले के बैकयार्ड में दफन होगा तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और अगर उसकी लाश बाहर मिला तो सबको शक होने लगेगा और फिर पुलिस उसके कातिल के बारे में पता लगने लगेगी। और रेशमा नहीं चाहती थी कि उसे कोई पुलिस की चक्कर में पड़ना पड़े। इसलिए उसने सब कुछ सोच समझ कर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किया था। पर उसे क्या पता था कि उसने ये करके सबसे बड़ी गलती कर दी। रंजीत को मारना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जिस प्रॉपर्टी के लिए रंजीत ने मिस्टी को मारा और फिर रेशमा ने रंजीत को, वह प्रॉपर्टी तो अब उसके पास होकर भी न के बराबर थी। क्योंकि जैसे ही वकील को ये बात पता चलेगा कि रंजीत अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। रेशमा अपने सर पर हाथ रखे बैठी हुई थी कि तभी एकदम से केबिन का डोर खुला और धड़धड़ाते हुए कोई अंदर आया। रेशमा पहले तो चौंक गई। वह अपनी आंखें ऊपर करके देखी तो सामने खड़े शख्स को देख वह हैरान हो गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामने खड़ा शख्स केबिन की डोर को अंदर से लॉक किया और फिर बिना कुछ बोले अपने कदम रेशमा की तरफ बढ़ा दिया। रेशमा उस शख्स को अपनी तरफ आते देखकर बोली, देखो, चुपचाप से तुम यहाँ से जाओ। हम वापस घर चलेंगे तो वहां बात करेंगे। यहाँ ऑफिस में हमारा मिलना सही नहीं होगा। सब तरह तरह की बातें करेंगे। और फिर अभी रेशमा इतना ही बोली थी कि वह आदमी एकदम से उसके करीब आया और अगले ही पल उसके चेहरे को पीछे से पकड़ एक झटके में अपनी तरफ खींचा और बिना किसी देरी के उसके होठों को अपने होठों में फोर्सफुली दबोच लिया। वह रेशमा के होठों को चूमने लगा, साथ ही उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था। पहले तो रेशमा उसे दूर करने लगी, पर फिर बाद में वह भी उसका साथ देने लगी। उसके हाथ उस शख्स के बालों में घूमने लगे। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्हें किसी चीज का कोई होश नहीं था। किस करते हुए ही वह शख्स रेशमा को उसकी कमर से पकड़ एक झटके में उठा लिया और उसे अपने साथ लिए सोफे की तरफ बढ़ गया। उनके होठ अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों अभी भी किसी वहशी दरिंदे की तरह एक दूसरे को होठों के जरिए खा रहे थे।
वह शख्स रेशमा को सोफे पर लेकर आया और उसे लेटा दिया और बड़ी ही बेताबी से उसके पूरे बदन पर अपने हाथ घुमाने लगा। रेशमा के मुंह से भी हल्की हल्की सिसकारियों की आवाजें आने लगीं। थोड़ी देर में उन दोनों के कपड़े उसके केबिन में इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे और दोनों ही पागलों की तरह एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। करीब 2 घंटे बाद दोनों ही थक कर सोफे पर लेटे हुए थे। रेशमा और वह शख्स दोनों ही तेज तेज सांसें ले रहे थे। कुछ देर बाद जब रेशमा खुद को थोड़ा नॉर्मल कर पाई तो उस शख्स की तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ इसलिए आए थे? वह शख्स रेशमा की तरफ अपनी हंसी वाली नजरों से देखते हुए बोला, हाँ डार्लिंग, मेरा मन किया था कि चलो तुम्हारे साथ थोड़ा रोमांस कर लूं। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? ये कहते हुए वह शख्स फिर से रेशमा के पूरे बदन पर अपने हाथ घुमाने लगा। रेशमा उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, पसंद तो आया, बहुत पसंद आया। क्योंकि अभी मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। मैं वैसे ही बहुत परेशान थी। वह मुस्कुराया और बोला, इसलिए तो आया हूँ। वैसे किस बात से परेशान हूँ? रेशमा उस शख्स के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली, वह सब छोड़ो। मुझे अच्छा लगा कि तुम आए। क्या बस यही काम था या कोई और बात? तभी वह शख्स एकदम सीरियस मोड में उसके ऊपर आ गया और बोला, एक और ज़रूरी काम है। और वो ये है कि मुझे भी इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। रेशमा ये सुनते ही चौंक गई। वह घूरते हुए उस शख्स की तरफ देखने लगी और बोली, क्या कहा? प्रॉपर्टी में हिस्सा? अपनी शक्ल देखी है? इतना क्या है तू? रेशमा ने उस शख्स को एक तरफ धकेला और उठकर अपने कपड़े पहनने लगी। तभी वह शख्स पीछे से रेशमा के बालों को कसकर पकड़ लिया और बोला, साली, तुझे क्या लग रहा है? मैं मजाक कर रहा हूँ। तेरे हर काम में तेरा साथ दिया है मैंने। अगर मैं अपना मुंह खोल दूं तो 2 मिनट नहीं लगेंगे पुलिस को तुझे यहां से घसीटते हुए ले जाने में। रेशमा को अपने बालों में बहुत दर्द हो रहा था। वह अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पर तभी उस शख्स की बात सुन वह तिरछा हंसते हुए बोली, अच्छा, तो मुंह खोल ही दो। वैसे भी तुम मेरे उन सारे कामों में बराबर के भागीदार हो। अगर मैं जेल गई तो तुम भी जाओगे। इतना कहकर उसने खुद को उस शख्स की पकड़ से छुड़ाया, उठकर कपड़े पहन लिए। तभी वह शख्स भी उठा और अपनी पैंट पहनते हुए रेशमा के पास आया और बोला, प्रॉपर्टी तो तुझे मेरे नाम करनी ही होगी, वरना मैं कुछ ऐसा सबूत रखता हूं जिससे तू कभी नहीं बच पाएगी। रेशमा एक पल के लिए चौंक गई। फिर हंसते हुए बोली, अच्छा, ऐसा भी क्या है तुम्हारे पास? तभी वह शख्स अपने पॉकेट से फोन निकाला और एक वीडियो चालू करके रेशमा की तरफ बढ़ा दिया। रेशमा जैसे ही वह वीडियो देखने लगी तो बुरी तरह से शॉक्ड हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह हैरानी से उस शख्स की तरफ देखने लगी। राहत अपने रूम में आई तो एक नज़र रूम में चारों तरफ डाली, उसे मोक्ष कहीं नहीं दिखाई दिया। वह खुद से बोली, कहाँ चला गया ये कहते हुए वह रूम में चारों तरफ देखने लगी। फिर वह चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वह चेंजिंग रूम की तरफ गई और उसे ओपन किया, तो उसे मोक्ष वहां भी नहीं दिखा। फिर कुछ सोचते हुए वह वहीं वार्डरोब में से अपने लिए कपड़ा ढूंढने लगी। वह जैसे ही वार्डरोब का डोर ओपन की, तो हैरान हो गई। वहां पर उसके पसंद के सारे कपड़े मौजूद थे और वह सभी एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कंपनी के थे। उन सभी ड्रेस को देख राहत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह हैरानी से बोली, क्या ये सब कपड़े मेरे लिए हैं? या फिर कहीं इस मोक्ष के बच्चे ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो नहीं रखे होंगे? वैसे भी ये इंसान एक नंबर का प्लेबॉय लगता है मुझे। या फिर अपनी उस काव्या के लिए रखा हो। पर कोई ना, अब तो मेरी शादी हो गई है इस इंसान से, तो इस पर मेरा पूरा हक बनता है। अगर ये मुझे कुछ बोलेगा, तो इसे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इतना कहते हुए राहत बड़े ही स्टाइल से अपने बालों को पीछे की तरफ झटक दी। फिर वार्डरोब में से एक नाइट ड्रेस निकाली, जिस पर कार्टून बना हुआ था। वह उस ड्रेस को लेकर वहां से वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जैसे ही अपने कपड़े चेंज किए, तो वह चौंक गई। वह जो नाइट ड्रेस लाई थी, वह बिल्कुल उसकी फिटिंग की थी। वह हैरानी से खुद से बोली, जहां तक मुझे पता है, उस काव्या और मेरी साइज तो एक जैसी नहीं है। वह तो मुझसे थोड़ी मोटी है, फिर ये ड्रेस मुझे कैसे हो गया? हाँ, हो सकता है इसका कई लड़कियों के साथ अफेयर हो। हाँ, यही होगा। किसी लड़की से तो मेरा फिगर मैच कर गया होगा, इसलिए मुझे ये ड्रेस फिट हो गया। चल, मुझे क्या? इतना कहते हुए वह ड्रेस पहनकर कुछ देर में वॉशरूम से बाहर आई। वह रूम में आकर एक बार फिर से चारों तरफ मोक्ष को ढूंढने लगी, पर उसे अभी भी मोक्ष कहीं नहीं दिखा। वह खुद में बड़बड़ाई, मोक्ष आखिर गया कहाँ है, वो भी इतनी रात को?
फिर खुद को ही समझाते हुए बोली, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, वह कहीं भी जाए। अच्छा ही है वह घर पर नहीं है, वरना फालतू में मुझे इरिटेट करता और फिर मैं गुस्से में उसे अच्छा खासा सबक सिखाती। अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। इतना कहते हुए वह बेड पर गई और आराम से लेट गई। वह बेड पर आराम से चारों तरफ फैलकर सोई हुई थी। दिन भर की इतनी थकान के कारण थोड़ी देर में राहत गहरी नींद में चली गई। वहीं मनिका थोड़ी देर में चेंज करके रूम में आ गई थी। अभी उसके कुछ कपड़े यहाँ मौजूद थे तो वह उन्हीं में से कपड़ा लेकर चेंज कर ली थी। कार्तिक अभी वहां मौजूद नहीं था। वह अभी स्टडी रूम में था। मनिका ये बात जानती थी और वह चाहती भी थी कि कार्तिक रूम में ना आए। वह जल्दी से बेड पर गई और पूरा सिर से लेकर पैर तक ब्लैंकेट से खुद को ढक ली और धीरे से बड़बड़ाई, इससे पहले कि ये मिस्टर कार्तिक रावत रूम में आए, उससे पहले तू सो जा। इतना कहते हुए मनिका अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने कार्तिक का उसके करीब आना, उसके लिए अपनी मां से लड़ना और उसकी कही एक एक शब्द कानों में गूंज रहे थे, जिससे वह बार बार करवटें बदल रही थी। पर लाख कोशिश के बाद भी उसकी आंखों में कहीं नींद नहीं थी। करीब 1 घंटे तक इसी तरह करवटें बदलने के बाद आखिरकार मनिका को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। अभी उसे सोए 5 मिनट ही हुए थे कि अचानक ही उसे अपने बदन पर किसी के ठंडे हाथों का रेंगना महसूस हुआ, जिससे मनिका छटपटाने लगी। वह एकदम से झटके से दूर हटकर दूसरी तरफ का रुख कर सो गई, पर कुछ ही सेकंड में एक बार फिर से एक हाथ उसके बदन पर हरकत करने लगे, जिससे मनिका एकदम चौंक गई और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं। रूम में अंधेरा था, बस एक डिम लाइट जल रही थी। डिम लाइट की रोशनी में जब मनिका ने अपने बगल में देखा, तो बगल में लेटे शख्स को देख वह गुस्से से लाल हो गई। वह शख्स को दूर करने वाली थी कि अगले ही पल वह शख्स उसके ऊपर आ गया और उसके गालों पर अपने हाथों की पकड़ बनाते हुए बोला, डोंट मूव बेबी, बस मैं जो कर रहा हूं उसे फील करो। आई नो यू लाइक इट। ये शख्स कोई और नहीं, कार्तिक था। वह जब रूम में आया, तो रूम में अंधेरा था और उसे बेड पर सोती हुई मनिका दिखी। वह जल्दी से अपने शर्ट के बटन खोलकर शर्ट निकाल दिया और मनिका के बगल में आकर लेट गया। मनिका को खुद से दूर सोते देख वह कैसे बर्दाश्त कर पाता, इसलिए उसने उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। पर मनिका को अपने इतने करीब पाकर उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी और कब उसके हाथ मनिका के बदन पर घूमने लगे, उसे पता भी नहीं चला। और अब जब मनिका की आंखें खुल गई थीं, तो कार्तिक अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था। मनिका गुस्से में उसे कुछ बोलने वाली थी कि कार्तिक उससे पहले ही नीचे झुका और उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और बड़े ही बेताबी के साथ उसके होठों को चूमने लगा। मनिका छटपटा रही थी, लेकिन कार्तिक उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर दबा दिया और अब बड़े ही शिद्दत से उसके होठों पर अपना प्यार बरसाने लगा। कार्तिक के हाथ मनिका के बदन पर हरकत कर रहे थे। मनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर कार्तिक था कि उसे कुछ भी करने नहीं दे रहा था। मनिका जितना खुद को उससे दूर करने की कोशिश करती, कार्तिक की पकड़ उस पर उतनी ही ज्यादा कसने लगती। मनिका गुस्से का घूंट पीते हुए कार्तिक को खुद पर महसूस कर रही थी। वहीं कार्तिक अब धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट हो गया था और बड़े ही प्यार से उसे खुद को महसूस करा रहा था। थोड़ी देर में दोनों की मदहोश कर देने वाली आवाजें उस पूरे रूम में गूंजने लगी थीं। दोनों आज एक बार फिर से एक दूसरे के हो गए थे। उनके बीच की दूरियां एक बार फिर से मिट गई थीं, हालांकि अभी भी सिर्फ मर्जी कार्तिक की थी, मनिका की नहीं। जहां कार्तिक मनिका को पूरी तरह से अपना मान चुका था, पर अभी तक मनिका उसे माफ नहीं की थी। उसके दिल में अभी कार्तिक के लिए मोहब्बत तो बची थी, पर उससे कहीं ज्यादा उसके दिल में कार्तिक के लिए नाराजगी थी। अब देखना यह है कि कार्तिक कब मनिका की उस नाराजगी को दूर करेगा और वापस से उसके दिल में अपने लिए वही पहले वाली बेपनाह मोहब्बत भरेगा। अचानक से फोन रिंग करने की आवाज से कार्तिक अपनी सोच से बाहर आया। बेचारा कार्तिक स्टडी रूम में बैठा बैठा इस रोमांटिक मोमेंट का सपना देख रहा था। वह घबराते हुए इधर उधर देखने लगा, तो देखा कि उसका फोन बज रहा था। फिर उसने फोन उठाकर कॉल पिक की और कुछ बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कॉल काटकर फोन को एक साइड रखा और खुद से ही बोला, मैं भी खुली आंखों से सपना देखने लगा हूं। बीवी, क्या हाल कर दिया है तुमने मेरा। जो इंसान कभी भी इन सब के बारे में सोचता नहीं था, आज वह तुम्हारे लिए पागल हो गया है। बस अब और नहीं, आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास। अपनी बात बोलकर कार्तिक तुरंत स्टडी रूम से बाहर निकला और वहां से सीधे अपने रूम में आया। उसकी नजर सोफे पर सो रही मनिका पर गई। उसे ऐसे सोते देखा, तो कार्तिक की नजरें उस पर ही ठहर गईं। सोती हुई मनिका इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। हवा चलने से उसके बाल उड़ रहे थे।
कार्तिक ने धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और मनिका के बालों की लट को उसके कान के पीछे कर दिया। वह अपनी आंखों में मोहब्बत लिए अपनी बीवी को वहीं बैठा काफी देर तक निहारता रहा। और फिर वह धीरे से उठा और सबसे पहले वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वह बाहर आया। इस वक्त उसने एक सिंपल लोअर और शर्ट पहन रखा था। वह फिर मनिका के पास गया, धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने साथ लिए बेड की तरफ बढ़ गया। वह बेड के पास आया और धीरे से मनिका को बेड पर लिटा दिया और बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया। और फिर दूसरी तरफ चेहरा करके सो गया। ये देख कार्तिक ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी तरफ कर लिया। फिर बड़े प्यार से उसके चेहरे पर अपना हाथ रख धीमी आवाज में बोला, सॉरी बेबी, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें अपने आप से दूर रखकर। लेकिन अब जब मैं अपनी गलती समझ चुका हूं और तुमसे प्यार करने लगा हूं, तो तुम खुद मुझे खुद से दूर कर रही हो। ऐसा ना हो कि जब तुम्हें एहसास हो मेरी मोहब्बत का, तब तक मैं कहीं तुमसे बहुत दूर चला जाऊं। इससे पहले ही तुम मुझे अपने आगोश में भर लो, तुम्हारी जगह ऐसे मुझसे दूर नहीं, मेरे पास है, मेरे दिल में है। इतना कहते हुए वह प्यार से मनिका के होठों को चूम लिया और फिर उसके माथे को चूमने के बाद उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब कार्तिक गहरी नींद में चला गया, तो मनिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसकी नजरें कार्तिक के चेहरे पर चली गईं। वह कार्तिक के चेहरे को देखते हुए अपने मन में बोली, जब मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, तब तो तुम मुझे दूर कर देते थे। डॉट डॉट और अब जब तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ, तो मेरी थोड़ी सी दूरी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम्हें तकलीफ हो रही है। अब तुम्हें पता चलेगा मिस्टर कार्तिक रावत। जब तुम्हें तुम्हारे प्यार के बदले प्यार नहीं मिलेगा, तब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा। जैसे मैं तड़प रही थी, वैसे ही तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। ये सब मन में बोलने के बाद मनिका कुछ सेकंड तक कार्तिक की तरफ देखती रही और फिर वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब राहत की आंखें खुली, तो वह आराम से अंगड़ाइयां लेते हुए उठी। पर अचानक ही खुद को अनजान जगह देखकर वह चौंक गई। वह हैरानी से चारों तरफ देखने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। तभी उसकी नज़र बैक साइड वॉल पर लगे मोक्ष के बड़े से फोटो पर गई। उसे देखकर राहत को सब कुछ याद आ गया। वह मुंह बनाते हुए बोली, ओ याद आया, कल मेरी साडू से शादी हो गई है। और अभी मैं रावत मैंशन में हूँ। ये सोचकर वह धीरे से उठी। तभी उसकी नज़र पूरे रूम में घूमी, पर उसे कहीं भी मोक्ष नहीं दिखा। ये देख वह चौंक गई। वह खुद से बोली, ये कहाँ चला गया? या फिर यह पूरी रात आया ही नहीं? पर आखिर पूरी रात गया कहाँ? कल ही तो हमारी शादी हुई थी। अरे, पहली रात ही यहाँ से गायब हो गया। पक्का अपनी महबूबा से मिलने गया होगा। आने दो, मेरा नाम राहत है, अपनी नई नवेली बीवी को कोई ऐसे छोड़कर जाता है? ये सब कहते हुए राहत ये भूल गई थी कि कौन सा उसने मोक्ष से अपनी मर्जी से शादी की थी। वह तो सिर्फ मोक्ष ने शर्त रखा था जिस कारण से शादी करनी पड़ी थी, वरना वह कभी भी मोक्ष से शादी नहीं करती। अचानक राहत को एहसास हुआ। वह अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, राहत, तू ये क्या बोल रही है? तू उस इंसान के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है? अरे वह कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, मुझे उससे क्या लेना देना। अच्छा है रात भर नहीं आया, मैं चैन की नींद सोती रही। अपनी बात बोल राहत तुरंत ही बेड से नीचे उतरी और वहां से सीधे वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में वह शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त उसने एक सिंपल सा सूट पहन रखा था। हालांकि राहत को सूट वगैरह पसंद नहीं था, पर न जाने क्या सोचकर आज उसने सूट पहन लिया था। थोड़ी देर में वह रेडी होकर रूम से बाहर आई। वह सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतरी। उसे भूख लग रही थी। उसकी सुबह की हमेशा से आदत थी कि उसके उठने के बाद उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी रहता था। इस कारण आज भी उसे भूख लग रही थी। वह कुछ खाने के लिए सोचकर किचन की तरफ बढ़ी, तो उसे किचन में मनिका खड़ी दिखाई दी, जो कि कुछ बना रही थी। अपनी दीदी को देखकर राहत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आप कहाँ थे? मैं कल से आपको ढूंढ रही थी। मनिका हल्का सा मुस्कुराते हुए राहत के चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोली, मैं तो यहीं थी छोटी। तू बता, तू कैसी है? और आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? राहत मुंह बनाते हुए बोली, दीदी आपको तो पता है ना, मुझे जब भूख लगती है तो मेरी नींद खुल जाती है। और आप तो मेरे उठते ही मेरे लिए कुछ ना कुछ बना ही देती हो। मनिका उसके चेहरे को छूते हुए बोली, ठीक है, इसीलिए तो तेरी दीदी तेरे लिए बना रही है। चल, अच्छा बता, क्या खाएगी? मैं वही तेरे लिए बनाऊंगी।
राहत ये सुन मुस्कुरा दी, पर फिर कुछ सोचते हुए बोली, पर दीदी, आप यहाँ भी मेरी पसंद का बनाओगी। मनिका राहत की तरफ देखकर बोली, हाँ, तू मेरी छोटी है, और मैं अपनी छोटी के लिए कहीं भी, कुछ भी बना सकती हूँ। चल, बता तुझे क्या खाना है। तेरी दीदी तेरे लिए वैसे भी सबके लिए बनाने जा रही है। क्योंकि आज दादी जी ने कहा है कि हमारी पहली रसोई है, इसलिए हमें सबके लिए कुछ बनाना होगा। और हाँ, तेरी भी पहली रसोई है। राहत मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पर दी, मुझे तो एक दो डिश के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। मैं कहाँ से बनाऊंगी। जिस पर मनिका मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं। तू वही बना देना जो तुझे आता है, बाकी तेरी दीदी बना देगी। वहीं सरिता देवी जब उठकर बाहर आई तो एक सर्वेंट की तरफ देखकर गुस्से से बोली, जल्दी से मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। ये कहकर वह एक साइड सोफे पर बैठ गईं। पर वह सर्वेंट अभी भी वहीं खड़ा था। उसे ऐसे खड़ा देखकर सरिता जी गुस्से से बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने क्या कहा? जाओ जल्दी से मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। वह सर्वेंट डरते हुए धीमी आवाज में बोला, सॉरी मैडम, पर मुझे किचन में नहीं जाना है। आज बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों की ही पहली रसोई है ना। तो आज वही लोग किचन में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं किचन में ना आऊं। सरिता जी ने जैसे ही यह सुना, वह गुस्से से तिलमिला उठी। अपने दांत पीसते हुए बोली, क्या कहा तुमने? क्या वे दोनों किचन में गईं? ऐसे कैसे? वह दोनों मेरे किचन में जा सकती हैं। उन दोनों मनहूसों को मैं कभी भी अपने किचन में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी बताती हूं मैं उन्हें। ये कहते हुए सरिता जी उठी और तेजी से दंदनाते हुए किचन की तरफ बढ़ गईं। वहीं सोफे पर एक साइड बैठी दादी जी सरिता जी को ऐसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा उठी। वह अपने मन ही मन बोली, अब इसकी अकड़ मेरी दोनों बहुएं ही ठीक करेंगी। वही हैं जो इसकी सारी अकड़ को निकाल कर रख देंगी। मुझे पूरा यकीन है, एक काम तो मेरे दोनों बेटों ने बहुत अच्छा किया, उन दोनों ने बहुत ही अच्छी बहुएं ढूंढी हैं मेरे लिए, जो इस घर को स्वर्ग बना सकती हैं। वरना आज तक तो इस सरिता ने जीना मुहाल कर दिया था। अब क्या होगा? राहत और मनिका कैसे सरिता जी को सबक सिखाएगी? मोक्ष आखिर कहाँ गया है? क्या राहत से शादी करना उसका कोई खेल है या फिर कुछ और बात है? मोक्ष के आने पर राहत क्या करेगी उसके साथ? क्या मनिका कार्तिक के प्यार अपनाएगी? माया की काव्या के लिए राहत के साथ क्या करेंगे? क्या वह विजय जी की तरह राहत को भी रास्ते से हटा देगी या से उनका ही पर्दाफाश हो जाएगा? कहानी में आगे क्या होगा, ये सब कुछ जानने के लिए सुनते रहे इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को।